सोफे पर बैठे आदमी के साथ वहां खड़े आदमी भी उस आदमी से डर के काम उठाते हैं। काली हुडी, चेहरे पर मास्क और खून के छींटे, हाथों में खंजर, उससे टपक रहा खून हाथ खून से लाल किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसको देख सोफे पर बैठा आदमी अपनी थूक निगल कर डर को छुपाते हुए, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, डरते हुए एक सांस में सारी बात कह दिया। जब वो चुप हुआ तो पूरे कमरे में एक हंसी गूंज गई। उस हंसी को सुन अब उन सबको और डर लाने लगा। वो मास्क वाला आदमी हंसते हुए बोला, क्यों शकीब अपने मौत को नहीं पहचान पाए? इतना डर अच्छी बात नहीं है। फिर वो वहां रखे एक चेयर पर बैठ गया। उसको देख शकीब का गला डर से सूख गया, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, अगर मुझे कुछ किया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। आखिर तुम हो कौन जो मुझे मारने आए हो? पता है मैं कौन हूँ? शकीब, पूरी इंडिया कंपनी है मेरे नाम से, समझे? इतना बोल वो चुप हो गया। कुछ देर वहां शांति रही। वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसको शांत देख शकीब का डर कम हो गया और उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। फिर वो बोला, डर गए न? मेरा नाम सुन के मुझे पता था। उसने इतना ही कहा था तभी उसके पैरों पर एक गोली आके लगी। वो दर्द से तड़पने लगा। ये गोली मास्क वाले ने चलाई थी। फिर वो गन लेके उसके पास गया और बोला, क्या कहा था तुमने? तुम्हारे डर से इंडिया कंपनी है। वही शकीब अभी भी दर्द में था। उसने अपने आदमियों से कहा, अरे देख क्या रहे हो, कमबख्त, तो खत्म कर दो इसे। उसने अभी इतना ही कहा था तभी उसको हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो मास्क वाला आदमी हंस रहा था। उसकी हंसी सुन शकीब की रूह तक कांप उठी। अब उसके चेहरा घबराहट से पसीना पसीना हो गया था। तभी उसके कानों में उसकी एक कोल्ड वॉइस पड़ी, क्या कहा? ये मारेंगे मुझे? ये तो मेरे आदमी है जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा था। एक राज की बात बोलूं, तुम इंडिया खुद नहीं आए हो, मैंने तुम्हें आने पर मजबूर किया है। उसकी बात सुन अब शकीब के पसीने पानी की तरह बह रहे थे। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने डरते ही कंपती आवाज में पूछा, हो कौन तुम? उसकी बात सुन मास्क वाला आदमी बोल, ये क्या बात हुई यार, तुम मुझे ढूंढ रहे थे, अब आ गया हूं तो तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, वेरी बैड। उसकी बात सुन के अब शकीब की हालत और ख़राब हो गई। उसने अपने कांपते जुबान से हकलाते ही डर से कहा, का काल। उसकी आवाज़ सुन वो मास्क वाला आदमी खुश हो गया और बोला, क्या बात है, पहचान लिया, इम्प्रेसिव। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, पर अफसोस आज तुम्हारा आखिरी दिन है, गुड बाय। पर तुम मुझे नहीं मर सकते, अगर मेरे बॉस को पता चला तो। शकीब ने इतना ही कहा था कि मास्क वाले ने धड़ाधड़ गोली चला दी और शकीब वही मर गया। कितना बोलता है यार, ठिकाने लगा दो, इतना बोल। उसने अपने पीछे खड़े आदमियों को देखा। उसकी बात सुन सब ने हामी भर दी और काल वहां से चला गया। क्लब से काल बाहर आया, कार के पास गया, वहां वीआर खड़ा था। वो उसके पास गया और बोला, काम हो गया है, रिपोर्ट कर देना, मैं कुछ दिन उपलब्ध नहीं हूँ, बोल देना। इतना बोल वो कार लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही विया ने मोबाइल से किसी को कॉल कर सारी घटना बता दिया। फिर वो भी चला गया। उनके जाते ही वहां पर एक दीवार के पीछे से एक आदमी बाहर आया। उसने अपना मोबाइल निकलकर किसी को कॉल किया और वहां जो भी हुआ बता दिया। सामने से एक आवाज आई, मैं आ रहा हूँ, सबको बता दो। फिर उसने कॉल कट कर दिया। उस आदमी ने मोबाइल पर एक मैसेज कई लोगों को सेंड कर दिया, बॉस आ रहे हैं। ये मैसेज करने के बाद वो भी चला गया। सिंह मैंशन रात 12 बजे महिका अपने दादाजी के सामने बैठी थी। उनके स्टडी रूम में विराज जी गुस्से में थे। वो महिका पर चिल्लाते हुए बोले, महिका तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं उसको कभी अपनी फैमिली में शामिल नहीं करूंगा। दादाजी प्लीज, वो बहुत अच्छा लड़का है, आप एक मौका नहीं दे सकते? महिका ने दुखी होते हुए कहा। उसके दुख उसकी बातों में दिखाई दे रहा था। कभी भी नहीं, मैं एक दो कौड़ी के लड़के को अपने घर में जगह कभी नहीं दूंगा, विराज ने ये गुस्से से कहा। उसकी बात सुन महिका को बुरा लगा। उसे हमेशा लगता था कि उसके दादाजी कभी भेदभाव नहीं करते, पर वो गलत थी। आज उसे ये पता चला था। अगर आप उसे यहाँ आने नहीं दे सकते तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकती, मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात सुन विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कहा, तुम उसके लिए मुझे और अपनी फैमिली को छोड़कर जाओगी? उनकी बात का जवाब देते हुए महिका ने कहा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
उसकी बात सुन विराज जी ने हार मान ली और बोले ठीक है, तुम्हारी दादी की बरसी है 7 दिन बाद, तो सभी फैमिली मेंबर यहाँ है तो तुम उसे यहाँ बुला लो, अगर मुझे अच्छा लगा तो उसे अपना लूँगा। अपने दादा की बात सुन महिका खुश हो गई और अपने दादाजी के गले लग गई। थैंक्स दादाजी, अब दुनिया के सबसे बेस्ट दादा है, मैं अभी कॉल करके आती हूँ। इतना बोल महिका वहाँ से चली गई। इधर अभय अपने घर पर समर से बात कर रहा था। समर, तुम्हें अभी न्यूयॉर्क के लिए निकलना है। अभय ने ये बात बहुत गंभीरता से कही थी, जिसे समर समझ चुका था। भाई क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या? समर ने अभय से पूछा तो अभय ने उसे कहा, हाँ हमारे न्यूयॉर्क ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए डैड ने उसे तुम्हें संभलने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। ठीक है, तो कब निकालने हैं मुझे वहाँ के लिए? समर ने पूछा। अभी निकालो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, अभय ने जवाब दिया। तभी उसके घर का दरवाजा नोक हुआ तो अभय ने कहा, जाने का वक्त हो गया है, जाओ। उसके इतना बोलते ही समर दरवाजा खोलता हो तो वहाँ एक ब्लैक 3-piece सूट में उसके उम्र का लड़का था। उसने समर को देखकर कहा, हेलो सर, मैं सुधीर हूँ, आपका सेक्रेटरी, और हमें निकालना होगा। उसके इतना कहने पर समर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों चले गए। उनके जाने के बाद अभय ने किसी को मैसेज कर दिया, उसका ध्यान रखना। उसके कुछ पल बाद मैसेज आया, ओक सर। फिर अभय अपने रूम में चला गया। वो बेड पर सोने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। कॉल आते ही अभय ने फ़ोन पिक किया। सामने से आवाज़ आई, सर पूरे इंडिया की टॉप गैंग्स एक्टिव हो गई है। उसकी बात सुनने के बाद भी अभय के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं था। उसने अपनी सर्द आवाज़ में कहा, गुड नाइट, फिर कॉल कट कर दिया। सामने विया अपने फोन को देखते हुए, ये पागल तो नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई, और इसने गुड नाइट बोलकर फोन रख दिया। छोड़ो, इसके चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा, चलो डैड को सब बता देता हूँ। इतना बोल उसने एक कॉल किया। कॉल पिक होते ही उसने सामने वाली की बात सुने बिना पूरी बात बता दिया। सामने से एक ही जवाब आया, और गुड नाइट, फिर कॉल कट हो गया। ये देख वीआर ने अपना सर पीट लिया और खुद में बड़बड़ाते हुए, ये डैड भी बिल्कुल भाई जैसे बन चुके हैं। फिर वो भी सो गया। लंदन के एक विला के एक रूम में 10 लोग एक राउंड टेबल के अराउंड बैठे थे। सभी ने ब्लैक सूट पहन रखे थे। सभी के चेहरे पर परेशानी साफ दिखा रही थी। क्या कहा? राजीव सकीब मारा गया, पर कैसे और किसने मारा? एक आदमी ने कहा। उसकी बात का जवाब देते हुए राजीव ने कहा, उसी ने मारा जिसने पहले भी हमारे साथियों को मारा है, काल। ये नाम सुनते ही वह बैठे सभी के अंदर डर बैठ गया, उनके पसीने छूट रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, अब क्या करना है? अगर बॉस को पता चला तो हम सबको जिंदा गाड़ देंगे। ये सुनते ही सभी डर से कांप रहे थे। तभी राजीव सबको शांत करते हुए बोला, अब हम सबको वहां जाना होगा, मेरे पास प्लेन है। उसकी बात सुन सभी उसकी ओर देखने लगे। क्या प्लेन है? एक ने पूछा। राजीव बोलना शुरू करता है, देखो हम 2 टीम में काम करेंगे, एक टीम जयपुर संभाले और दूसरी टीम दिल्ली। अगर जयपुर में काल हुआ तो हम दिल्ली का प्लेन पूरा कर सकते हैं, और अगर काल दिल्ली का प्लेन बिगाड़ देता है तो हम जयपुर का प्लेन पूरा होगा। दोनों में से काल एक को ही संभल पाएगा। उसका प्लेन सबको अच्छा लगा, सबने हामी भी दिया। आगे राजीव बोला, मैं दिल्ली की टीम लीड करूं और सुभाष तुम जयपुर की टीम। ओक बोल सभी निकल गए। चैप्टर 17 प्रताप फैमिली का अंत। अगली सुबह जयपुर। अभय का घर। अभय ने नाश्ता कर साफ सफाई किया और फिर हॉल में आके सोफे पर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा तो अभय ने फ़ोन देखा तो कुणाल का कॉल था। उसने कॉल पिक किया और हेलो बोला तो कुणाल ने भी हेलो बोला। फिर अभय ने कहा, क्या बात है, इतनी सुबह क्यों कॉल किया है? उसकी सवाल करने के बाद कुणाल ने आगे कहा, सर अपने जैसा कहा था काम हो गया है, सारे चेंजेस भी हो गए हैं और विस चेयरमैन ने प्रोजेक्ट पास भी कर दिया है। और हाँ, अपने कहा था तो हमने गोयल और सिंघानिया से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और कल से प्रोजेक्ट के लिए सारी कंपनीज अपना प्लेन कल से सबमिट करेंगे, आज पीआर टीम अनाउंस कर देगी। कुणाल इतना बोल चुप हो गया। ओक वेरी गुड, अब एक काम और करो, सिंघानिया फैमिली पर नज़र रखो और सारी जानकारी मुझे दो। अभय ने ऑर्डर दिया और सामने से कुणाल ने कहा, ओक सर काम हो जाएगा, इतना बोल फ़ोन रख दिया। कुणाल से बात करने के बाद अभय फिर अपने लैपटॉप पर लग गया।
इंदौर एक सुनसान जगह, एक छोटे से घर के अंदर एक कमरे में एक आदमी को बांधकर चेयर पर रखा गया था। उसके आंखों में पट्टी बंधी थी। वो अभी बेहोश था। वहाँ 4 गार्ड्स थे। तभी एक कार रुकने की आवाज आया। बाहर एक ब्लैक रोल्स रॉयल आके रुकी थी। आगे से ड्राइवर बाहर आया और पीछे का गेट खोल दिया। ब्लैक 3 पीस सूट, 6 फीट 2 इंच की हाइट, रंग गोरा, घनी पलके, भूरी आंखें, मस्कुलर बॉडी। वो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह था। उसकी उम्र 27 साल थी। वो घर के अंदर गया। उसे देख सभी गार्ड ने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर। उसने बिना किसी भाव के सभी सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। क्या इसने मुंह खोला? उस आदमी ने गार्ड से पूछा। गार्ड्स ने ना में सिर हिला दिया। वहाँ एक शांति थी। वो आदमी वहाँ रखे एक चेयर पर बैठ जाता है। होश में लाओ इसे, उसने एक रौबदार आवाज में कहा। गार्ड्स हाँ कहा और एक गार्ड एक बाल्टी में पानी लेकर आया और उस आदमी के ऊपर फेंक दिया। वो आदमी दर्द से तड़प उठा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। आ पूरी कमरे में उसकी चीख गूंज रही थी क्योंकि उसके ऊपर नमक और मिर्ची का पानी डाला गया था जो उसके शरीर के लगे घावों पर पड़ते ही जलने लगे और वो व्यक्ति तड़प उठा। कुछ देर के बाद वो शांत हो गया। तभी उसके कानों में एक सर्द आवाज पड़ी। कहा है वो। ये आवाज पड़ते ही वो डर से कांप उठा। उसने देखा तो सामने जो व्यक्ति बैठा था उसे देख वो चौंक गया और उसके मुंह से एक ही आवाज आई, विश्वजीत राणा। उसके मुंह से अपना नाम सुन उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। फिर उसमें उसी लहजे में बोला, क्या बात है, अपनी मौत को इतनी जल्दी पहचान गए? उसकी बात सुन बंधे आदमी की जान हलक में आ गई। उसका गला सूख गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पसीना छूटने लगे। वो कंपती आवाज में बोला, मम्मा मुझे मम्मा माफ कर दीजिए। उसकी बात खत्म होते ही विश्वजीत हंस पड़। इसकी हंसी सुन वो आदमी डर गया। तभी उसके कानों में विश्वजीत के दरवानी दिल को दहला देने वाली आवाज आया, किसने कहा था? उसकी बात सुन तुरंत उस आदमी ने कहा, आलोक खुराना। ये नाम सुनते ही उसके हाथों की मुट्ठी कस गई गुस्से से। उसने गुस्से से कहा, खुराना तुमने ये सही नहीं किया। फिर वहां से जाने लग जाते हुए उस आदमी ने कहा, किल हिम। फिर निकल गया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। वो आदमी चिल्लाता रह गया। फिर एक गार्ड ने गन चला दिया। वो वही मर गया। जयपुर। महिका अपने रूम में किसी से बात कर रही थी। तुम्हें पक्का पता है वही है? महिका ने उससे पूछा। अभी उसके चेहरे पर गुस्सा नफरत थी। सामने वाले ने कहा, हमने सब पता लगा लिया है, वही है। महिका ने औक कहा और फोन कट कर दिया। फोन कटने के बाद वो नीचे हॉल में गई। अपने कार की चाबी लेकर निकल गई। अभी उसका चेहरा नॉर्मल था। अभय अभी अपने घर में था। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे और वो लगातार अपने उंगली चलाए जा रहा था। तभी उसका फोन बजा तो उसने कॉल देखा तो महिका शो हो रहा था। उसने कॉल पिक कर स्पेयर केयर पर कर दिया और काम में बैसी हो गया। सामने से महिका की आवाज आई, कहा हो? अभय ने कहा, अभी तो घर पर हूँ। फिर महिका ने दूसरा सवाल दाग दिया, फ्री हो? अभय ने नॉर्मल होकर कहा, नहीं आज कॉलेज जाना है, मेरा एग्जाम है, कोई काम था। उसका सवाल सुन महिका हड़बड़ा गई। उसने कहा, न न नहीं, तो मैं तो ये कहना चाहती थी कि आज एग्जाम के बाद तुम सिंह मैंशन आ जाना। दादाजी मान गए हैं। उन्होंने कहा है वो 1 हफ्ते तक तुम्हें जानना चाहते हैं, फिर तुम्हें अपनाएंगे। महिका की बात सुन अभय ने ओक कहा और कॉल कट कर दिया। अब क्या करना चाहते हैं विराज सिंह? क्या खेल खेलना चाहते हैं आप? जानने के लिए जाना पड़ेगा। चलो तो मिलते हैं बहुत जल्दी। वो खुद से बात कर रहा था। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। उसने कॉल देखा तो उसके डैड का था। उसने कॉल पिक किया। सामने से एक रौबदार आवाज़ आई, कल फैमिली मीटिंग है, दिल्ली पहुंचो। उनकी बात सुन अभय बोलने वाला था कि फिर उसके डैड ने कहा उसको भी ले आना, ये रुद्र प्रताप का ऑर्डर है। इतना बोल फ़ोन कट कर दिया। इधर अपने डैड की बात सुन अभय दंग रह गया। उस कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत महिका को कॉल किया। कॉल पिक होते ही अभय ने कहा, कहाँ हो अभी? तो महिका ने जवाब दिया, मैं अभी ऑफिस में हूँ, कोई काम है क्या? महिका ने पूछा तो अभय ने कहा, अभी जयपुर एयरपोर्ट पहुँचो। पर क्यों? महिका ने पूछा तो अभय ने कहा, पहुँचो सब पता चल जाएगा। इतना बोल अभय ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद अभय ने कुणाल को कॉल कर सभी बातें बता दिया और एक प्लेन रेडी करने को कहा और वो भी एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अभय को अभी भी कुछ बेचैनी हो रही थी। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। वो एयरपोर्ट आधे घंटे में पहुंच गया। उसे वहां महिका मिली तो वो उसके पास गया और महिका को लेकर अंदर चला गया।
महिका उससे पूछा क्या हुआ तो अभय ने कहा पता चल जाएगा। फिर वो लोग अंदर गए तो वहाँ कुणाल मौजूद था। उसने अभय और महिका को ग्रिड किया। अभय ने महिका को प्लेन में बैठने को कहा और कुणाल से कुछ बात कर वो भी अंदर चला गया। दिल्ली प्रताप महल में अभी तीनों भाई बैठे थे, रुद्र, अवीर और विजेंद्र। तभी विजेंद्र ने कहा भैया क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही है, वो वापस आ गया है। रुद्र ने उसकी बात पर हामी भरी तो अवीर ने पूछा पर कैसे? डैड ने कहा था कि उन्होंने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उसकी पोती बच गई थी क्योंकि वो सिर्फ 2 साल की थी, इसलिए उसे छोड़ दिया था। भैया आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आप डैड को समझना चाहिए था। अवीर ने कहा तो रुद्र ने कहा मुझे पता थोड़ी था कि वो अब बादला लेगी, वो बच्ची थी इसलिए छोड़ दिया था। पर आपको कैसे पता चला कि वो बदला लेगी? विजेंद्र ने पूछा तो रुद्र बोला हमारे एक आदमी ने मरते वक्त कहा कि वो आ गई है। रुद्र ने जवाब दिया तो क्या सभी को यहाँ बुलाना सही होगा? अवर ने पूछा तो तभी अवर का फोन बजा। उसने देखा तो इनकॉन नंबर था। उसने कॉल पिक किया तो सामने से किसी के रोने की आवाज़ आई। डैड मुझे बचा लीजिए, सामने वाले ने कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ था। वही उसकी आवाज़ सुन अवर डर गया। बेटा क्या हुआ, कहा हो तुम? उसने इतना कहा था कि तभी गन की आवाज़ आई और फ़ोन कट हो गया। बेटा 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 वो चिल्ला रहे थे। उसकी बात सुन सभी डर गए। क्या हुआ अवर, क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। तभी अवर के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोला, उसमें एक फ़ोटो थी। उसे देख अवर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने उसके हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया, वो भी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। रुद्र ने फ़ोन उठा के देखा तो वो भी जम गया। फ़ोटो अवर के एकलौता बेटे की लाश की थी और उसके नीचे लिखा था प्रताप फैमिली का अंत आ गया है। तभी उसमें एक और मैसेज आया। उसमें अवर के पत्नी की लाश की फोटो थी। धीरे धीरे सभी भाइयों की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। सभी भाई वहां सदमे में थे। एक पल में उनकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ अभय बचा था। तभी प्रताप महल में गोलियों की आवाज गूंज गई। कुछ पल में पूरा प्रताप परिवार खत्म हो गया, अब सिर्फ अभय बचा था। अभय की फ्लाइट लैंड हुए। उनके उतरते ही वहां 10 कार और 30 बॉडीगार्ड खड़े थे। अभय और महिका प्लेन से उतरकर वहां खड़े रोल्स रॉयल में बैठ गए। कार चल पड़ी, उसके पीछे 10 और कार भी। तभी महिका ने अभय को पानी दिया। अभय ने पानी पिया और बेहोश हो गया। फिर महिका ने ड्राइवर से कहा पहाड़ी ले चलो। ड्राइवर ने कार पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया। कार में महिका ने कुछ पेपर पर अभय के अंगूठे के निशान लिया। इधर दिल्ली के सभी न्यूज़ पर प्रताप फैमिली की मौत की खबर चल रही थी। ये खबर पूरे देश में फैल गई थी। जयपुर कुणाल ने जैसे ही ये खबर देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी को कॉल किया। जयपुर आर्मी बेस फील्ड मार्शल सुधांशु राठौड़ के केबिन में वीआर और सुधांशु जी बातें कर रहे थे। तभी वीआर का फ़ोन बजा। वीआर ने फ़ोन उठाया और सामने वाले की बात सुन दंग रह गया। आखिर कौन था जिसने प्रताप फैमिली को मारा और क्यों महिका ने अभय को बेहोश किया? चैप्टर 18 अभय की मौत। वीआर और फील्ड मार्शल सुधांशु जी उनके केबिन में बात कर रहे थे। तभी वीआर का फ़ोन बजा। उसने देखा तो कुणाल का कॉल था। उसने कॉल पिक किया तो सामने से कुणाल बोला सब खत्म हो गया, वो नहीं रहे। उसकी आवाज़ में दुख और तकलीफ थी और कुणाल के आंखों में आंसू थे। वीआर ने सुन तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कुणाल को शांत कराते हुए कहा तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। वीआर की बात सुन कुणाल शांत हुआ और पूरी बात बता दिया। उसकी बात सुनते ही वीआर के हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया। वो वही बुत बन गया था। हेलो हेलो कुणाल बोल रहा था पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सुधांशु जी उसे ऐसे देख डर गए। वो तुरंत उठकर वीआर के पास गए और उसे उठाने लगे। विराज विराज, उन्होंने उसके कंधे को हिलाया और विराज तुरंत होश में आया और मोबाइल को खोजने लगा। उसे मोबाइल मिली तो उसने कान में लगा कर तुरंत कहा अभय कैसा है, मेरा भाई कैसा है? उसकी बात सुन सुधांशु जी घबरा गए। क्या हुआ बेटा? अभय को उन्होंने पूछ लिया तो 1 मिनट डैड, विराज बोला और कुणाल से फिर पूछा अभय कैसा है? उनका पता नहीं है, वो दिल्ली में लैंड कर चुके हैं पर मेरे आदमी उनको पिक नहीं कर पाए, कुणाल ने विराज को जवाब दिया। अपने सारे आदमी लगा दो, मुझे किसी भी हालत में मेरा भाई चाहिए। ये किसकी हरकत है पता करो और मुझे रिपोर्ट करो, तुम्हारे पास 2 घंटे है। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया था।
उधर कॉल कट करने के बाद विराज ने अपने डैड से कहा, डैड प्रताप फैमिली नहीं रही, सबको मार दिया किसी ने। उसकी बात सुन सुधांशु जी खुद को संभल नहीं पाए और जमीन गिर गए और बेहोश हो गए। ये देख विराज घबरा गया, उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और अपने डैड को उठाने लगा। इधर कुणाल ने अपने सभी आदमियों को काम पर लगा दिया था। दिल्ली एक पहाड़ी पर किसी को पेड़ से बंद कर रखा गया था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी और उसके पीछे कई बॉडीगार्ड। उस लड़के ने धीरे से आंखें खोली तो सामने वाली लड़की ने उसे देख कहा, उठ गए, बड़ी देर कर दी उठाने में। उसने अपनी आंख खोल कर देखा और कहा, महिका ये तुम क्या कर रही हो? जी हाँ, ये महिका और अभय थे। अभय आगे बोला, और मैं आया इस हालत में कैसे? वो मेरे प्यारे पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है जानने की, सब्र कीजिए अभी, उसने कहा। तभी उसे एक मैसेज आया, काम हो गया। ये पढ़ उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। तो अभय रुद्र प्रताप, महिका ने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अभय ने हैरानी से पूछा। तो महिका हंसने लगी। उसकी हंसी से अभय को गुस्सा आने लगा। अभय ने चिल्ला कर कहा, बोलो। महिका चुप हो गई, फिर बोली, ये आज से 22 साल पहले की बात है। राजस्थान में राजावत परिवार का दबदबा था, उसके सामने सभी झुकते थे। वही था एक और परिवार प्रताप, उनके सबसे बड़े दुश्मन। दोनों परिवारों में 36 का आंका था। राजावत परिवार के मुखिया थे मोहन राजावत, पूरी राजस्थान उनसे कंपती थी। एक रात प्रताप फैमिली ने राजावत फैमिली को धोखे से उन्हीं के घर में घुसकर पूरी फैमिली को मार दिया और रातों रात राजावत फैमिली खत्म हो गई। उसकी बात सुन, उससे मेरा क्या, मुझे क्यों पकड़ रखा है? अभय की बात सुन महिका को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्ला के कहा, चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या, वो तुम्हारी ही फैमिली थी जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। महिका की बात सुन अभय दंग रह गया। वो हैरानी से महिका को देख रहा था। महिका उसको देख बोली, चौंक गए न? मैं सिर्फ 2 साल की थी तब तुम्हारे दादा ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया और मैं बच्ची थी तो मुझे छोड़ दिया। तभी अभय पूछ पड़ा, तो सिंह फैमिली और तुम्हारे साथ जो हुआ वो क्या था? वो सब एक नाटक था। असल में वो सिंह फैमिली मेरे दादा के वफादार थे। और हाँ एक बात, और तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, वो सब भी एक नाटक था तुम्हारे करीब आने के लिए। उसकी बात सुन अभय को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी महिका ने कहा, हाँ और एक बात, तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो गई है, तो अब तुम क्या करोगे? जीकर ये देखा। इतना बोल महिका ने उसे अपने मोबाइल पर चल रही न्यूज़ दिखा दिया। न्यूज़ देखते ही अभय गुस्से से फट पड़ा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हें ऐसे तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मंगोगी, समझे? उसकी बात सुन महिका के चेहरे पर एक सर्कस्टिक स्मिल आ गई। फिर बोली, तुम जिंदा बचोगे तब न, इतना बोल उसने गन निकाल कर अभय पर तन दी। अभय गन देख मुस्कुरा दिया, जिंदा मत छोड़ना, अगर गलती से बचा गया तो अपने पूरे परिवार की कसम धुंध कर तुम्हें प्रताप महल में ही गड़ूंगा, समझी? तभी उसकी शरीर पर लगातार 6 गोली लगी। फिर महिका ने कहा, प्रताप खत्म, अब फिर से राजावत का राज होगा। इतना बोल वो हंसने लगी। उसकी हंसी सुन ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान हंस रहा हो। पहाड़ी से फेंक दो उसने कहा और बॉडी गार्ड्स ने उसे फेंक दिया। एक हफ्ते बाद पूरे दिल्ली को पता चल गया था कि राजावत फैमिली ने प्रताप फैमिली को खत्म कर दिया है। वही महिका दिल्ली के एक घर के कमरे में सिर झुक कर खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो लगभग 70 साल का लग रहा था। तुम्हें इसे बारे में पता नहीं था कि उसके नाम एक भी प्रॉपर्टी नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा। महिका, नहीं दादाजी, मुझे ये पता नहीं था कि उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। महिका ने कहा। तो उसके दादाजी भड़क गए, तुम्हें पता नहीं था का क्या मतलब है? अब हम क्या करें? प्रताप ग्रुप और एस ग्रुप मर्ज हो गए हैं और वो अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, पर अभी उसका कोई वारिस नहीं है, इसलिए ये अच्छा है, पर उसकी मैनेजमेंट टीम बेस्ट है। दादाजी आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगी। और रही बात प्रताप फैमिली की, तो वो सब खत्म हो गए हैं, महिका ने कहा। तो उसके दादाजी बोले, जरूरत नहीं है, अब हम सबके सामने आने वाले हैं, तुम जा सकती हो। उनके कहते ही महिका निकल गई ना। अगले दिन राजावत कॉरपोरेशन के ऑफिस के मीटिंग हॉल में बहुत सारे मीडिया वाले बैठे थे। उन्हें राजावत कॉरपोरेशन से कुछ अच्छी न्यूज़ की आशा थी।
सभी की नज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। तभी वहां पर एक 70 साल का आदमी आया। उसका ऑरा ही अलग था। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था, ब्लू कॉलर का। उसके पीछे बहुत से लोग आए, सभी देख के हैरान रह गए। सभी आपस में बात करने लगे राजावत फैमिली पर, ये तो मर गए थे न। सभी हैरान रह गए ये देख। वो सभी वहां रखे चेयर पर आकर बैठ गए। हेलो एवरीवन, आप सभी तो हम लोगों को पहचान ही गए होंगे। मैं हूँ मोहन राजावत। आप सभी को लग रहा होगा कि हम सभी तो मर गए थे, पर जिंदा कैसे है? तो चिंता मत कीजिए, सब बताऊंगा। पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप सभी जो न्यूज़ फैला रहे हैं कि हमारी फैमिली ने प्रताप फैमिली को ख़त्म किया है, तो ये गलत है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी बात सुन वहाँ सभी के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर अगर आप जिंदा थे तो छुप क्यों रहे थे? उसका सवाल सुन मोहन जी मुस्कुरा दिया और बोले, हमारे बहुत से दुश्मन हमें मरना चाहते थे और कोशिश भी की थी, पर बच गए, इसलिए हम छुप रहे थे। उनका जवाब सुन एक रिपोर्टर ने सवाल दाग दिया, तो आप लोग अब कैसे बाहर आ गए? क्या आपके दुश्मन खत्म हो गए? ये सवाल सुन मोहन जी बोले, दुश्मन तो खत्म नहीं हुए, पर हमें लगा अब हमें सबके सामने आना चाहिए। उनका जवाब देना ही था कि एक और सवाल आ गया, जी आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको सामने आना चाहिए? अब मोहन जी के पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने अपने गार्ड को इशारा किया। इशारा मिले ही थे सभी गार्ड ने मीडिया वालों को बाहर भेज दिया। ये खबर पूरे देश में फैल गई। वही जयपुर के एक विला में कुणाल, सुधांशु और विराज बैठे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रहा था। विराज और कुणाल के चेहरे पर गुस्सा और नफरत था। डैड क्या करना है आगे? कुणाल ने सुधांशु जी से पूछा। वो चुप थे। उसे ऐसे देख कुणाल भी बोला, अंकल क्या करना है आगे? मुझे पता चल गया है ये सब महिका ने किया है, क्या करे? उसकी बात सुन सुधांशु जी बोले, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। कुणाल तुम सारा बिजनेस संभालते रहो और विराज तुम अभय का मिशन संभालो। अब जो भी करना है वही करेगा। उसकी बात सुन सभी हैरान थे, पर डैड उसने इतना कहा था कि सुधांशु जी बोले, हमें अभी शांत रहना होगा। उससे बड़ी परेशानी है हमारे पास, उनको हम बाद में देख लेंगे। समझ आया मैंने क्या कहा? जी डैड, विराज ने जवाब दिया और वहां से निकल गया। कुणाल तुम उन पे नज़र बनाए रखो, सुधांशु जी ने कहा। तो कुणाल ने हामी भर दी और वो भी चला गया। चैप्टर 19 अभय की वापसी। इंदौर एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड होती है। उस प्लेन से एक लड़की बाहर आती है। उम्र 26 साल, उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच, गोरा रंग, कमर तक आते काले बाल, गहरी भूरी आंखें, गुलाब के पंखुड़ी से, होंठों में एक प्यारी मुस्कान जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। उसने ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस जो उसके घुटनों तक आ रही थी। वहाँ एक रोल्स रॉयल और 10 ब्लैक कार थी। रोल्स रॉयल के पास एक लड़का उम्र 30 साल खड़ा था। वो लड़की प्लेन से निकलकर उस आदमी के पास जाके गले लग जाती है और कहती है, मिस यू भाई, आपको बहुत याद किया। उसकी बात सुन वो आदमी मुस्कुरा दिया और उसके सर पे हाथ फिरते हुए बोला, मेरी प्यारी बहन को अपने भाई की इतनी ज़्यादा याद आई? मुझे भी बहुत याद आई। फिर दोनों अलग हुए और लड़की ने पूछा, मम्मी पापा कैसे हैं? घर चल, पता चल जाएगा। फिर लड़के ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो दोनों कार में बैठे और बॉडीगार्ड ने सामान उठाकर गाड़ी में रख दिया। फिर उनकी कार इंदौर की सड़कों पर दौड़ने लगी। उसके पीछे 10 और कार थी। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रताप ग्रुप का दबदबा अभी भी बना हुआ था। अब पूरे प्रताप ग्रुप की कमान कुणाल के पास थी। वही राजावत कॉरपोरेशन भी अपनी उड़ान भर रही थी। 3 सालों में वो एशिया की टॉप 10 कंपनी में आ चुकी थी। 80 मंजिला बिल्डिंग जिसपे लिख था पीजी प्रताप ग्रुप। उसके टॉप फ्लोर पर चेयरमैन के ऑफिस में कुणाल चेयरमैन की चेयर पर बैठा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ तो कुणाल ने कहा, कम इन। एक लड़का अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 25 होगी। उसने सामने एक फाइल देते हुए ही कहा, सर वो प्रोजेक्ट भी हमें मिल चुका है। फिर से राजावत को मुंह की खानी पड़ी। औक अच्छा काम किया, और क्या खबर लाए हो? कुणाल ने बिना किसी भाव से पूछा। तो सिर पता चला है राजावत अब इंदौर में अपने कदम जमाना चाहते हैं। सभी जगह हमसे हारने के बाद वो राणा इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं। और सर राजस्थान में सिंह ग्रुप बर्बाद हो गई है। सर आगे क्या करना है? उसकी बातें सुन कुणाल कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर बोला, तुम राजस्थान में ध्यान दो और उन्हें वहां सिर मत उठाने दो, बाकी मैं देख लेता हूँ।
यस सर, बोल वो लड़का चला गया। उसके जाते ही कुणाल ने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही सामने से किसी सर्द आवाज आई, बोलो क्या खबर है। सर वो वहाँ आने वाले हैं, क्या करना है। वो राणा ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। कुणाल बोला और कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर सामने वाले ने कहा, नज़र रखो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। इतना बोल फ़ोन कट कर दिया। इंदौर एयरपोर्ट से निकलकर कार एक विला के पास पहुंची गई। गार्ड ने कार देख तुरंत गेट खोल दिया। कार अंदर गई। विला के एंट्रेंस पर लिखा था राणा भवन। कार विला में रुकी। वो विला महल था, वाइट एंड गोल्डन कॉलम में सजाया था। वहाँ एक और गार्डन था और एक स्विमिंग पूल। गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधों और फूल थे और वहाँ पेड़ के नीचे बेंच लगी थी और एक झूला भी था। लड़का और लड़की अंदर गए। अंदर जाते ही उन्हें एक 50 साल की महिला ने रोक दिया। तो लड़की ने पूछा, मोम क्या हुआ, अपने ऐसे क्यों रोक दिया। महिला ने उसका जवाब दिया, 1 मिनट रुक जा। तभी एक मैड आरती की थाल लेकर वहां आई और आरती उतरने लगेगी। आरती के बाद उस लड़की ने अपने माँ के पैर छुए। उसकी माँ ने आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो, और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। फिर उसके गालों पर हाथ फेर कर पूछा, बेटा काव्य कैसा रहा तेरा लंदन ट्रिप। बहुत अच्छी माँ, मजा आ गया वहाँ, काव्य ने खुश होते हुए कहा। उसकी खुशी उसके चेहरे पर झाला रही थी। अच्छा चल फ्रेश हो जा, मैं खाना लगती हूँ, काव्य की माँ ने कहा। तो काव्य ने हाँ कहा और अपने कमरे की ओर चली गई। उसका कमरा 3rd फ्लोर पर था। वो लिफ्ट से अपने कमरे में गई। काव्या राणा कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अनिरुद्ध राणा की बेटी और अपने फैमिली में सबकी लाडली। बाकियों के बारे में बाद में पता चलेगा। अच्छा माँ, अब मैं भी चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है, लड़के ने कहा। ठीक है विश्वजीत, तुम्हारे डैड से बोलना वो आते वक्त पंडित से पूजा की बात करते आए, उसकी माँ ने कहा। तो विश्वजीत ने हाँ कहा और चला गया। इंदौर के एक 15 मंजिला बिल्डिंग के जिसमें लिख था एपी टेक्सटाइल्स टॉप फ्लोर पर सो के ऑफिस में सो चेयर पर एक हैंड्स लड़का ब्लैक 3 पीस सूट पहने बैठा था। वो अभी किसी सोच में डूबा था। तभी उसके कैबिन में नोक हुआ। कम, उस लड़के ने कहा। तो एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल होगी अंदर आया। अभय, काम हो गया है, राणा कॉर्पोरेशन में सारी जानकारी पहुंच दिया है, उस लड़के ने कहा। उसकी बात सुन अभय के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अब देखता हूँ कैसे राणा कॉर्पोरेशन से डील करते हो, मैं बर्बाद करके रख दूंगा। फिर हंसने लगा। उसकी हंसी से वो लड़का भी कांप उठा। अभय किसी शैतान की तरह लग रहा था। मानव, एक काम करो, राणा कॉर्पोरेशन पर नजर रखो। जी सर, बोल मानव चला गया। उसके जाने के बाद अभय शैतानी हंसी हंसा और बोला, राजावत, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, फिर इतना तड़पाऊंगा कि तुम लोग मौत की भीख मांगोगे। बोल, वो फिर हंसने लगा। इंदौर के एक 30 मंजिला बिल्डिंग जिसमें लिखा था राणा कॉर्पोरेशन के सीईओ ऑफिस के सीईओ के चेयर पर बैठ के विश्वजीत राणा कुछ फाइल पढ़ रहा था। तभी उसकी कैबिन का डोर नॉक हुआ। तो उसने कहा, कम, उसके इतना बोलते ही एक 28 साल की लड़की अंदर आई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। गुड आफ्टरनून सर, लड़की ने ग्रिट किया। उसकी आवाज सुन विश्वजीत ने सिर ऊपर करके लड़की को देखा तो अनायास ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। बोलो तनु, क्या काम था। विश्वजीत ने अपनी मुस्कान छुपा के नॉर्मल टोन में कहा। ये है विश्वजीत के पास तनु मल्होत्रा, वो पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रही थी। सर, वो एक पोस्ट आया है आपके लिए, ये लीजिए, तनु ने एक लिफाफा आगे करते हुए कहा। विश्वजीत ने लिफाफा लिया और ओक कहा और तनु वहां से चली गई। तनु के जाने के बाद विश्वजीत वो लिफाफा खोलता है तो उसमें एक पेन ड्राइव होती है। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था। वो उस पेन ड्राइव को लेकर अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करता है तो उसके सामने कुछ फाइल और फोटो दिखाई देती है, जिसे देख उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। फिर वो मुस्कुरा कर कहता है, अभय तू नहीं सुधरेगा। उसके बाद वो उस पेन ड्राइव को अपने कबर्ड में रखा देता है और काम करने लगा। इसी तरह रात हो गई। रात के 7 बजे इंदौर के एक विला के एक कमरे में अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वहीं एक चेयर पर एक आदमी बंधा था। हल्की चांद की रोशन खिड़की से आ रही थी। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था, जगह जगह पर चोट के निशान थे। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया था, वो अभी बेहोश था। तभी उस कमरे का गेट खुला और एक आदमी अंदर आया। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड थे।
होश में लेकर आओ। उसका बात सुन एक बॉडीगार्ड ने एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी पड़ते ही वो होश में आ गया। उसने सामने देखा, एक परछाई दिखी। उस आदमी ने कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों यहाँ लाए हो, छोड़ो मुझे। उसने चिल्लाते हुए कहा, लाइट ऑन करो, एक ठंडी आवाज में कहा। उसकी बात सुन एक बॉडीगार्ड ने तुरंत लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही उस आदमी ने सामने खड़े आदमी को देखा तो उसकी रूह कांप गई, उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगे। तुम कौन हो? उसकी बात सुन सामने वाले ने कहा, अभय प्रताप। उसकी बात सुन उस आदमी के शरीर में ठंडक पड़ गई। उसने कांपते हुए होठों से कहा, तुम तो मर गए थे। उसे इस समय लग रहा था मौत खड़ी है सामने। हाँ अभय प्रताप, जिसकी पूरी फैमिली को मार दिया तुम लोगों ने। ये कहते हुए उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और नफरत देखी जा सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे कहा गया था इसलिए मैंने किया, उस आदमी ने डरते हुए कहा। उसकी बात सुन अभय सर्कस्टिक स्मिल के साथ बोला, छोड़ दूँ, माफ कर दूँ, वो भी तुझे याद है कैसे मारा था मेरी माँ, चाचियों और मेरी बहनों को? वो तुम लोग ही थे न? अभय ने कहा, मैं नहीं था, वो मेरे बॉस थे, उन्होंने मारा था। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप चाहे तो मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, प्लीज। वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था। तभी अभय की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, थैंक यू, मैं आपका ये आहाशान कभी नहीं भूलूंगा, उस आदमी ने इमोशनल होकर कहा। तभी अभय की आवाज आई, रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? उसकी बात सुन वो आदमी के चेहरे की खुशी गायब हो गई। तभी अभय ने कहा, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और सभी के बारे में पता लगाना होगा। जिसने भी मेरे फैमिली को मारा था सबके बारे में मुझे एक एक का नाम चाहिए, अभय ने कड़क आवाज में कह। फिर डरते हुए उसने कहा, अगर उन्हें पता चला तो मेरे परिवार को मार देंगे। उस आदमी ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपने परिवार को नागालैंड भेज दो, वह मेरे आदमी है, उनका ख्याल रखेंगे, काम होते ही तुम चले जाना, बाकी बात तुम्हें अशोक बात देगा। अभय इतना बोल चला गया। चैप्टर 20 पार्टी इनविटेशन। अभय वहां से घर चला गया। उसके जाने के बाद बॉडीगार्ड उस आदमी को लेकर कमरे से बाहर आए और हॉल में एक सोफे के पास लाकर खड़ा कर दिया। सोफे पर एक आदमी वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठा था। क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, सर ये मान गया है, बाकी सब सर ने आपको देखने के लिए कहा है, एक बॉडीगार्ड ने कहा। उसकी बात सुन उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा, ठीक है मैं देख लूंगा, अब तुम लोग जाओ। उसके कहते ही सभी सिर झुकाकर हाँ बोल वहां से चले गए। हाँ तो सुबोध शर्मा यही नाम है ना तुम्हारा? सोफे पर बैठे आदमी ने कहा। उसकी बात सुन सुबोध ने सिर नीचे कर सिर्फ हाँ कहा। ठीक है, तुम घर जाओ अपने परिवार के पास, कल मेरा आदमी उन्हें लेने आ जाएगा, आज से उनका पूरा खर्चा हम देख लेंगे, तुम अपना काम ठीक से करना और तुम अभी जा सकते हो, सोफे पर बैठे आदमी ने कहा। तो सुबोध वहां से चला गया। उसके जाते ही सोफे पर बैठे आदमी ने अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही सामने वाले ने खुश होते हुए कहा, बोलिए आज अशोक माहेश्वरी को इस नाचीज़ की याद कैसे आ गई? अशोक माहेश्वरी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह और इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक। तुम्हारे लिए एक काम था, अशोक ने अपनी गंभीर और सर्द आवाज में कहा। उसकी बात सुन सामने वाले ने कहा, तुम बस काम बोल, कुछ लोग भेज रहा हूँ, उनका ख्याल रखना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अशोक ने कहा। तो सामने वाले ने पूछा, कौन है वो लोग, क्या तुम्हारे बहुत खास है? नहीं, वो हमारे एक आदमी की फैमिली है, इसलिए उनका ख्याल रखना, अशोक ने अपने उसी अंदाज ने कहा। ये बात तुम प्यार से भी बोल सकता है न? ठीक है काम हो जाएगा। उसके इतना बोलते ही अशोक फोन काट देता है। इधर अभय अपने घर आ गया था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, काम हो गया है। उसने मैसेज पढ़ा और फोन रख अपने घर के अंदर चला गया। अभय का घर छोटा सा था, एक हॉल, एक बेडरूम और किचन था। अभय अपने रूम में गया और फिर दरवाजा बंद कर अपने बेड पर बैठ लेट अपने ख्यालों में खो गया। एक बड़ा बगीचा जहां एक छोटा बच्चा भाग रहा था, उसने अपने हाथों में एक चॉकलेट बॉक्स पकड़ था, उसके पीछे 7 बच्चे और भाग रहे थे और सभी बड़े लोग ये नज़ारा देख खुश हो रहे थे। बच्चे भागते हुए, अभी भैया रुकिए, हमें भी चॉकलेट चाहिए, बच्चों ने कहा। चॉकलेट चाहिए तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, अभी ने कहा और भागता रहा। सभी बच्चे थक गए और वहीं बैठ गए। अभी रुक गया।
उसने देखा सभी रुक गए हैं तो वो भी रुक गया। क्या हुआ, थक गए क्या, अभी ने कहा तो सभी उससे मुंह मोड़ लिया और बोले हम आपसे बात नहीं करेंगे। अभी ये सुन मुस्कुरा दिया और उनके पास जाके उनको बॉक्स देते हुए बोला ये लो। उसकी बात सुन सभी ने उसे देखा और चॉकलेट बॉक्स देख खुश हो गए और अभी ने चॉकलेट बांट दिया। तभी अभय की नींद खुल गई। अभय एक झटके में उठ बेड पर बैठ गया। उसने समय देखा, सुबह के 3:45 हो रहा था। अभय की आदत थी, वो सुबह 4 बजे से पहले उठकर फ्रेश होकर योग करता और फिर ध्यान कर नहाने चला जाता था। फिर नहाकर शिव जी की पूजा कर नाश्ता बनाता था। उसने आज भी वही किया। राणा पैलेस, सुबह 9 बजे सभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वहां विश्वजीत कॉल पे बात करते हुए आया। क्या कहा तुमने, फिर हमरे हाथ से प्रोजेक्ट चला गया। सामने वाले ने कहा जी सर, तुम लोगों को मैं सैलरी किस काम के लिए देता हूँ, 3 साल में एक प्रोजेक्ट नहीं ला सके, उसके हाथ से सभी काम चोर हो गए हो, एक काम नहीं होता तुम लोगों से, एक छोटी से कंपनी से हार जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मैं आज आ रहा हूँ, सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मुझे अपने टेबल पर चाहिए, समझे। विश्वजीत ने ये सब गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुन सामने वाले की डरी हुए आवाज आई, ओक सर। विश्वजीत ने कॉल कट कर दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग उसे गुस्से में देख रहे थे। विश्वजीत भी वहां आके बैठ गया। विश्वजीत बेटा क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों हो, अनिरुद्ध जी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं डैड, वो एक प्रोजेक्ट है, वो हमारे हाथ से निकल गया, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट था, अनिरुद्ध जी ने पूछा। वो हमारे टेक्सटाइल्स कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, विश्वजीत ने कहा। वो ऐसी बात है, क्यों ना तुम एक काम करो, तुम वो कंपनी काव्या को संभलने दो, वो भी सीख लेगी, वैसे भी आगे जाके उसी तो संभलना है वो कंपनी, अनिरुद्ध जी ने कहा। उसकी बात सुन विश्वजीत काव्या को देखता है जो खाना खा रही थी। क्यों काव्या, तुम संभल लोगी, विश्वजीत ने पूछा। ओक भाई आप इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आज ही कंपनी ज्वाइन कर लेती हूँ, काव्या ने कहा और अपना नाश्ता कर उठ वहां से चली गई। सभी नाश्ता कर अपने अपने काम पे चले गए। राणा कॉर्पोरेशन, विश्वजीत अपने ऑफिस में बैठ कुछ फाइल चेक कर रहा था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, विश्वजीत ने कहा तो तनु दरवाजा खोल अंदर आ गई। सर मिस पलक राजावत आई है आपसे मिलने, क्या मैं अंदर भेज दूं, तनु ने कहा तो विश्वजीत ने फाइल देखते हुए कहा ठीक है उन्हें भेज दो, साथ में तुम भी आना। ओक सर बोल तनु बाहर चली गई। एपी टेक्सटाइल्स के सीईओ के कैबिन में अभय बैठा था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। उसने अंदर आने को कहा तो मानव अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर, मानव ने कहा। गुड मॉर्निंग मानव, बोलो क्या काम था, अभय ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए ही पूछा। सर वो अशोक माहेश्वरी आए हैं तो क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं, मानव ने पूछा। ओक उन्हें मेरे कैबिन में भेज दो और 2 कॉफी भी भेज देना, अभय ने कहा। उसकी बात पे मानव ने हाँ कहा और चला गया। कुछ देर बाद अभय के डोर पर नॉक हुआ तो अभय ने अंदर आने को कहा तो अशोक और मानव अंदर आए। अशोक के हाथों में एक फाइल और मानव के हाथ में 2 कॉफी थी। अभय ने अपना लैपटॉप बंद किया और उन दिनों की ओर देख बैठने का इशारा किया। दोनों अभय के सामने रखे चेयर पर बैठ गए। मानव ने कॉफी का ट्रे टेबल पर रख दिया और एक कॉपी लेते हुए बोला, वैसे क्या काम था जो तुम यहाँ आ गए, अशोक की तरफ देखते हुए पूछा। अशोक ने उसकी ओर देखा और बोला, अभय मैंने सुबोध की सारी जानकारी चेक कर लिया है, उसने उस वक्त वो गैंग ज्वाइन नहीं किया था, 2 साल पहले ही ज्वाइन हुआ है, ये रही डिटेल्स। एक फाइल अभय को देते हुए कहा। अशोक ने अभय फाइल लेकर पढ़ने लगा। मानव और अशोक काफी पी रहे थे और अभय फाइल पढ़ रहा था। फाइल पढ़ने के बाद अभय ने सामने देखा और कहा, जो मैंने उसकी फैमिली को शिफ्ट करने के लिए कहा था वो काम हुआ, वो काम हो गया है, आज शाम को वो पहुंच जाएंगे, अशोक ने कॉपी पीते हुए कहा। वैसे क्या वो आदमी हमारा काम कर पाएगा, मानव ने पूछा। कर लेगा, मुझे उस पे भरोसा है, चिंता मत करो, दोनों अभय ने कहा। ओक ठीक है तो मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो बताना, अशोक ने कहा तो मानव बोला ठीक है मैं भी चलता हूँ। ओक शाम को पार्टी में मिले हैं, अशोक ने कहा तो अभय कंफ्यूज होकर अशोक को देख रहा था। उसे इस तरह देख मानव को याद आया और अपने सर पर मरते हुए बोला, धत तेरी की, मैं तो भूल ही गया था।
उसने खुद से कहा, फिर बोला, अभय वो आज राणा पैलेस में पार्टी है उनकी बेटी की आने के खुशी में। मानव जल्दी से बोला, ठीक है तो पार्टी में मिलते हैं, अभय ने कहा। फिर दिनों वह से निकल गए। अभय फिर से अपने काम में लग गया। इधर राणा कॉर्पोरेशन के शो के कैबिन में पलक राजावत और तनु विश्वजीत के सामने वाली चेयर पर बैठे थे। पलक राजावत हर्ष राजावत की बेटी और महिका की चचेरी बहन थी। उन सभी के बारे में आगे पता चल जाएगा। पलक थोड़ा सा चिढ़ महसूस कर रही थी क्योंकि वो यहाँ सिर्फ विश्वजीत से मिलने आया थी ताकि वो उसे सेडाउस कर सके और अपना काम निकल सके, पर उसे क्या पता था कि विश्वजीत को ये सब पहले से पता था और अभी उसके उतारे और चिढ़ से भरी शकल देख उसे मजा आ रहा था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मिस पलक, तो बताइए आपका आना कैसे हुआ? विश्वजीत ने बिना भाव के पर एक मिठास के साथ पूछा। मिस्टर विश्वजीत, क्या हम ये बात अकेले में कर सकते हैं? पलक ने कहा। उसके ऐसा बोलते ही तनु उठ गई, पर तभी विश्वजीत ने कहा, सॉरी मिस पलक, ये मेरे पा है इसलिए से हर एक बात का पता होना चाहिए, तो मिस तनु आप प्लीज बैठ जाइए। जी सर, बोल तनु बैठ गई। उसको अच्छा लगा कि विश्वजीत ने उसे इतना इम्पोर्टेंट दिया। वो अंदर ही अंदर खुश थी, पर पलक को ये बात अच्छी नहीं लगी कि विश्वजीत ने उसकी बात से ज्यादा एक पा को अहमियत दिया। वो घृणा से तनु को देखा। तभी उसके कानों में विश्वजीत की आवाज पड़ी, मिस पलक, तो बताइए क्या काम था जो आप यहाँ खुद हमसे मिलने आई है? पलक ने विश्वजीत की ओर देखा और एक फाइल देते हुए कहा, ये हमारी शर्तें हैं और जिसके साथ हम आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर साथ में काम करेंगे और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। उसकी बातों से कॉन्फिडेंस साफ देखा जा सकता था। तुम इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने से मना कर ही नहीं सकते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। एक बार साइन कर दो, फिर अपनी उंगली पर ना चाहूंगी, पलक अपने मन में सोच रही थी। तनु, एक बार ये पढ़ो और बताओ कि क्या ये डील हमारे लिए सही है या नहीं। विश्वजीत ने फाइल तनु को दिया। तनु ने फाइल लिया और पढ़ने लगी। वही विश्वजीत की बात सुन पलक को बहुत गुस्सा आया। उसने तनु को देखा पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। ये डील उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो अपने गुस्से को दबा रही थी। तनु ने फाइल लेकर उसको ध्यान से पढ़ा, फिर बोली, सर ये डील हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इससे हमारी कंपनी राजावत इंडस्ट्री की कठपुतली बन जाएगी। तनु का इतना ही कहना था कि पलक का गुस्सा फटकर बाहर आ गया। वो तनु पर चिल्लाते हुए, तुम्हें कैसे पता, तुम क्या जानती हो, 2 कौड़ी की पा होती कौन हो ये फैसला लेने वाली, वो ये बोल रही थी। तभी एक रौबदार आवाज उनके कानों में पड़ी, गेट आउट, विश्वजीत ने कहा। उसके इतना कहते ही पलक को लगा वो तनु को बोल रहा है और चढ़कर बोली, सुना नहीं क्या कहा, गेट आउट, अब निकल जाओ यहाँ से। ये सुन तनु को बहुत बुरा लगा। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी विश्वजीत ने कहा, तुम्हें नहीं कहा मिस पलक, गेट आउट, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पास से इस तरह बात करने की, निकल जाइए यहाँ से और मैं डील कैंसिल करता हूँ। उसकी बात सुन पलक वही जम गई। आज तक उसको किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। मिस्टर विश्वजीत, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। उसने इतना कहा ही था कि तभी विश्वजीत ने चिल्लाते हुए कहा, ई सैड, गेट आउट और कभी दिखाई मत देना। उसके इतना कहते ही पलक गुस्से से पैर पटकते हुए निकल गई। उसके जाते ही तनु ने कहा, सर आप ठीक तो है? उसकी आवाज़ सुन विश्वजीत शांत हो गया और हाँ में सिर हिला दिया। क्या तुम ठीक हो? विश्वजीत ने चिंता करते हुए पूछा। जी मैं ठीक हूँ, तनु ने कहा। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो, विश्वजीत ने कहा। तो तनु हाँ में सिर हिलाकर चली गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी।